जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बिहार डीएलएड की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आज हम लोग देखेंगे आप सभी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर न्यू बैच स्टार्ट करिए फटाफट से, तो स्टार्ट कर दिए हैं आज से ही हम लोग। और कल एक छोटा सा वीडियो बना करके आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। तो शुरुआत करते हैं, डेली चलेगा हम लोग का प्रैक्टिस सेट। हाँ, यदि आप सभी लोग सेट लगाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सेट लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, इसमें होंगे कितने क्वेश्चन तो आप सभी को बता देते हैं एक बार। इसमें होंगे टोटल 25 क्वेश्चन। ठीक है, चूँकि आप सभी को पता होगा कि बिहार डीएलएड में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के जो पूछे जाते हैं वो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके जीएस के भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सभी को एक चीज़ और बता देंगे, यहाँ पर मैथ वगैरह की तैयारी नहीं करा सकते। हालांकि कराने का मन तो मेरा था, लेकिन मेरे पास है ना वो साधन नहीं है कि हम आपको मैथ बता पाएँ। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से बोर्ड में, छोटे से पैनल में यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, तो इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगा। तो चलिए, बहुत हो गया बातचीत, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निहिजोड़ छल। क्या हो जाएगा? कहेंगे सर निहिजोड़ छल। अच्छा, आपसे सवाल में पूछेगा कि इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, तो संधि कैसे पकड़िएगा? तो यहाँ पर देखिए, नीह में देखिए विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो एक जगह कहीं पर भी आपको विसर्ग मिल गया तो समझ लीजिए कौन सी संधि है। कहेंगे सर ये है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है ये? कहेंगे सर विसर्ग संधि है। ध्यान रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है, वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। देखिए बाबू, अलंकार ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिहार डीएलएड में। मैक्सिमम हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना अलंकार के ही होते हैं, तो सब करा देंगे, धैर्य रखिएगा आप सभी लोग, है ना। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से A to Z अलंकार जितना भी होगा ना, सब के सब आपको करा देंगे, जितने भी अलंकार होते हैं। और आपको ना ये हम वादा करते हैं आपसे कि एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब आपको ना ये जैसा ही लाइन पढ़िएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया इसका जो है कि आंसर होगा रूपक अलंकार। मतलब याद ही हो जाएगा डायरेक्ट। बाकी चीज़ों को समझाएंगे भी कि रूपक अलंकार कैसे होगा, समझिएगा। इसका अर्थ थोड़ा सा आपको जानना है कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें अलंकार कौन सा है। पहले अर्थ समझिए, फिर अलंकार भी समझ में आएगा। वन शारदी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका मतलब होता है शरद ऋतु में जंगल, शरद ऋतु वाला वन जो होता है। मतलब आप ठंड के दिनों में जब जंगल में जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? चंद्रिका चादर ओढ़े। इसका मतलब है कि चांदनी रूपी चादर ओढ़ रखा है कौन? वन शारदी, माने शरद ऋतु में जंगल। किसका? घना कोहरा का। जब आप जंगल में जाइएगा देखिएगा घना कोहरे का, है ना, उसके ऊपर इस तरह से ढका हुआ होता है, ऐसा लगता है चादर ओढ़ के, है ना, जैसे जंगल है वो पूरी तरह से चादर ओढ़ा हुआ है। तो अब एक चीज़ और समझिए, मानवीकरण अलंकार किसको कहते हैं? जहाँ पर कोई प्राकृतिक चीज़ किसी मनुष्य या फिर इंसान के रूप में दिखाया गया हो। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मनुष्य चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, जिस तरह से जंगल बैठा हुआ होता है ठंड के दिनों में, समझ रहे हैं। तो यदि कोई प्राकृतिक चीज़ इंसान के ऊपर आश्रित होकर के दिखा रहा हो तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। लेकिन ऑप्शन में कहीं मानवीकरण है नहीं, और वैसे भी इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार सर किसको कहते हैं तो समझिएगा। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जो उपमेय होता है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको लैंग्वेज अभी समझ में नहीं आएगा, क्लास करते रहिएगा, धीरे धीरे समझ जाइएगा। चंद्रिका और यहाँ पर चादर हो गया उपमान। उपमान से याद रखिएगा जिसको मान करके हम तुलना कर रहे हैं, माने चादर को मान रहे हैं किसके समान? चंद्रिका के समान। ठीक है, ये समझिएगा, चादर को चंद्रिका के समान यहाँ पर माना जा रहा है। तो जिसको मान करके हम तुलना कर रहे हैं उसको कहते हैं उपमान। तो यही जब रूपक अलंकार का परिभाषा पढ़ेगा ना तो उसमें मिलता है कि उपमेय और उपमान में कोई खास अंतर ना हो तो वहीं पर होता है कि रूपक अलंकार। अब कैसे? तो यहाँ पर देखिए तुलना किन शब्दों में हो रहा है? चंद्रिका और चादर में तुलना हो रहा है। तो बीच में कोई भी शब्द सा, से, सी या जैसा, जैसे कि जैसे चंद्रिका जैसा चादर या चंद्रिका सा चादर, इस प्रकार से सा से सी वाला शब्द कहीं पर आपको नहीं मिलेगा ना, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर रूपक अलंकार है। या फिर आपको योजक चिन्ह जरूर मिलेगा बीच में, यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, और नहीं दिया है इसलिए कि स्टूडेंट इसमें फंस जाए। यहाँ पर वन सारदी में दे रखा है और यहाँ पर नहीं दिया है, जान करके नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाइएगा तो दिक्कत नहीं है। आप बस ये देखिएगा कि तुलना यहाँ पर हो रहा है और बीच में कोई शब्द तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, यानी चादर को डायरेक्ट किसके अनुरूप बता दिया गया है? चंद्रिका के समान बता दिया गया है। और जहाँ पर डायरेक्ट अभेद आरोप लगाया जाए उसी को कहते हैं हम लोग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार समझना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन आपको
जो है ना समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आप जो है ना सीरियस नहीं होइएगा, बस समझिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का बस इतना सा आप याद रखिएगा कि इसमें कोई भी ना अभेद आरोप मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सा से सी ये सब शब्द नहीं आता। चादर को डायरेक्ट कहता है, एक इसी तरह से आपको एक उदाहरण दे ही देते हैं। एक इसी प्रकार से आप पढ़िएगा, चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मतलब वहाँ पर क्या कह रहा है कि खिलौना को चंद्रमा बता दिया गया कि भाई हमको चंद्रमा ला करके दो। बच्चा कहता है अपनी मम्मी से कि हमको चंद्रमा ला करके दो, वही कहते चंद्र खिलौना ले हूँ। मतलब खिलौना, चंद्रमा को ही डायरेक्ट खिलौना बता दिया जा रहा है। चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं कह रहा है वो बच्चा, वो कह रहा है कि चंद्रमा ही ला कर दो हमको, मतलब चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया जा रहा है। देख रहे हैं डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर जो है ना तुलना किया जाए उसी को कहते हैं हम लोग रूपक अलंकार। वही चीज़ें यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा इसको बताने में, खैर आप सभी के लिए ही बता रहे हैं, तो बोर नहीं होना है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डीपली जा सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बाकी धीरे धीरे समझिएगा सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे पुस्तकालय में कौन सा समास है बताइएगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है, तो देखिए पुस्तकालय में है तत्पुरुष समास। कहिएगा सर तुरंत कैसे पकड़ लिए कि पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है, तो इसका ना समास विग्रह करिए, या फिर ये कहें कि संधि विच्छेद एक तरह से करके देखिए क्या हो जाएगा। कहेंगे सर पुस्तक जोड़ आलय, और तत्पुरुष समास का नियम कहता है कि जो उसका उत्तर पद होता है, यानी कि लास्ट वाला जो पद होता है वो प्रधान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लास्ट का, ये प्रथम पद हो गया, ये लास्ट का पद हो गया, ये प्रधान होना चाहिए। तो सर ये प्रधान हम कैसे मानेंगे कि ये आलय प्रधान है, तो आप पढ़े होंगे भोजन जोड़ आलय, पढ़े हैं भोजन जोड़ आलय। आप शौच पढ़े होंगे, शौच जोड़ आलय क्या बन जाता है, शौचालय। ये सब चीज़ें आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो आप देखिए तो आलय आलय आलय, देखिए आलय मतलब फिक्स है, और जो फिक्स है उसी को हम लोग कहते हैं प्रधान, समझ रहे हैं। ये प्रधान है, लेकिन ये वाला चेंज होता जाता है हर बार, लेकिन ये वाला प्रधान होता है। आलय यहाँ पर प्रधान है, तो जब उत्तर पद यानी कि लास्ट वाला पद प्रधान हो तो उसी में हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। लेकिन और यदि डीपली में जाकर के पूछे कि कौन सा तत्पुरुष है बताइए, तो तत्पुरुष भी कई तरह से कारक के ऊपर फिक्स करके बता दिया जाता है कि कौन सा है, अपादान तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो भाई तब समास विग्रह एकदम एक एक करके देखना होगा कि पुस्तकालय का समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह होता है पुस्तक के लिए घर या पुस्तक के लिए आलय, बीच में कौन सा शब्द आया, के लिए। तो देख रहे हैं के लिए किसके लिए आता है, तो कहिएगा सर के लिए हम लोग पढ़े हैं संप्रदान कारक में आता है, संप्रदान में आता है सर, संप्रदान में, है ना। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा ऑप्शन में सीधे मिलेगा संप्रदान तत्पुरुष, वही होगा आंसर। लेकिन आपको बस बता दिए, यहाँ पर डीपली में नहीं पूछा है, ईजी पूछा है, आंसर डी होगा। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पकड़ने के लिए कह रहा है। गलत कौन सा वाक्य है, दिमाग लगाइए। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ठीक है जी। आम बजट पर बहस होगी, सॉरी आज बजट पर बहस होगी, अच्छा ठीक है। ये भी घर पर सब कुशल है, किसान ने खेत में बीज बोया है। अब बताइए अशुद्ध कौन सा है, मैंने गलत सुनने में थोड़ा सा अभद्र सा कौन सा लगा। कहिएगा सर सब तो सही लग रहा है, लेकिन नहीं, जो बच्चे थोड़े से तेज हैं वो जरूर पकड़ लिए होंगे यहाँ पर। कहिएगा हाँ सर घर पर सब कुशल है, ये गलत है। क्या होगा, घर पर सब कुशल हैं। हिंदी में एक डॉट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हैं शब्द आएगा, है नहीं आएगा, ये गलत है, समझ रहे ना। तो घर पर सब कुशल हैं होगा। पूछ रहा था अशुद्ध कौन सा, यही वाला लाइन अशुद्ध था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कहेंगे सर अर्थ के आधार पर 8 गो भेद होता है। 8 गो भेद सर कौन कौन होता है, तो याद आपको उतना डिटेल में नहीं रखना है, बस आप याद ये रखिएगा कि अर्थ के आधार पर 8 गो भेद होता है वाक्य का, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, विधानवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक होता है, विस्मयादिवाचक होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है और एक संकेतवाचक होता है। कुल मिलाकर के 8 होते हैं, ठीक है। आपको याद रहे तो रख लीजिएगा, नहीं तो आप बस ये याद रखिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 को भेद होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए अगले प्रश्न पर देखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अच्छा एक बार फिर से अशुद्ध पूछ रहा है, दिमाग लगाइएगा। यह हमारा घर है, सर ये तो ठीक लग रहा है। हाथी बहुत मोटी है, हाथी सर ठीक है। अच्छा देखते हैं अगला कि गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ठीक है। राजू की माँ बहुत दुखी हैं, सर ये भी ठीक है। अशुद्ध कौन सा है, हाँ आपको थोड़ा सा भी अभद्र सा कहाँ पर लगा, कहिएगा सर बी में लगा है सर थोड़ा सा। हाथी बहुत मोटी है, ये सुनने में गलत लगता है, क्या होना चाहिए, हाथी बहुत मोटा है।
और आप बिल्कुल सही हैं, मोटा शब्द होगा। चूँकि हाथी जो है इसमें भले दीर्घिकार वगैरह लगा हुआ है, लेकिन ये पुल्लिंग है। हाथी क्या है, एक प्रकार का पुल्लिंग है, तो इसके लिए मोटी शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा, कहेंगे सर मोटा शब्द आएगा। समझ रहे हैं ना। तो हाथी बहुत मोटा है ये कहना सही है, जबकि यहाँ पर लिख रखा है हाथी बहुत मोटी है, और इसीलिए यही वाला लाइन अशुद्ध है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आइए अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण नहीं है, बताइए। काव्य गुण इनमें नहीं, कौन सा नहीं है। तो काव्य का 3 गुण होता है, कौन कौन सा, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुरी गुण। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छंद। छंद एक अलग ही शीर्षक है ना, तो ये काव्य गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी। ये सभी जो सभी के सभी क्या हैं, ये सभी काव्य गुण हैं, लेकिन छंद नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। आइए अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए वापस से अलंकार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि माया महाठगिनी हम जानो, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। माया महाठगिनी हम जानो। देखिए बाबू, यहाँ पर भी कई तरह के अलंकार आपको मिलेंगे। कहिएगा सर कैसे। देखिए एक तो यहाँ पर आपको शब्द मिल रहा होगा जानो। जानो किस में आता है पता है आप सभी को, यदि मेरे पुराने स्टूडेंट है तो आप सभी को पता होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है शब्द जानो, जनहूँ, मानो, मनहूँ। तो यहाँ पर सर जानो शब्द दिख रहा है, फिर तो सर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए। ऑप्शन में तो सर उत्प्रेक्षा है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर और कौन सा होना चाहिए सर, रूपक अलंकार भी होना चाहिए। कैसे, माया महाठगिनी, माने माया को महाठगनी के समान माना गया है। सर डायरेक्ट यहाँ पर तुलना हो रहा है, यहाँ पर भी सर रूपक अलंकार होना चाहिए, लेकिन रूपक अलंकार सर फिर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर सर अनुप्रास अलंकार भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मो, यहाँ पर भी देखिए मो, यानी कि वर्णों की जब पुनरावृत्ति हो रही हो, एक ही वर्ण बार बार आ रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। सर अनुप्रास अलंकार दे रखा है, यही वाला आंसर होगा, लेकिन बाबू गलत है। आंसर कौन सा होगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। कहिएगा सर श्लेष अलंकार कैसे हो गया। श्लेष अलंकार क्या कहता है, श्लेष अलंकार कहता है कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, मतलब एक शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग, कई अलग अलग उसके अर्थ निकलना चाहिए, तो वहीं पर होता है श्लेष अलंकार। सर यहाँ पर कैसे हो रहा है समझिए। माया का यहाँ पर 2 तरह का अर्थ निकल रहा है। माया मतलब क्या होता है समझिएगा। माया का मतलब एक तो होता है पैसा, है ना। माया का मतलब एक तो पैसा होता है, एक अर्थ तो यही हो गया। दूसरा अर्थ इसका होता है कि मीठा बोलने वाला व्यक्ति, मीठा बोलने वाला पुरुष या व्यक्ति, महिला, जो भी कह लीजिए ना, तो डायरेक्ट हम व्यक्ति लिख देते हैं, मीठा बोलने वाला व्यक्ति। तो वही ये कह रहा है कि जो कवि कहना चाह रहे हैं कि माया महाठगिनी हम जानो कौन सा अलंकार है। तो मतलब एक ही शब्द के 2 तरह के अर्थ निकल रहे हैं, हम क्या लगाएंगे, श्लेष अलंकार। कहिएगा सर जब सब कुछ आ रहा है तो हम श्लेष अलंकार पर ही क्यों जाएं, ये बताइए। क्यों जाएं हम, यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में था तो हम तो ये भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट तो यहाँ पर गलती कर देगा, लेकिन बाबू यहाँ पर एक चीज़ जानिएगा, इसका अगला लाइन जो आता है ना, अगला लाइन देखिएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से। माया महाठगिनी हम जानो, यहाँ पर रियल में जानो नहीं होता है, पता है। जब शुद्ध वाक्य इसका पढ़ेगा ना, वहाँ पर जानी शब्द आता है। तो माया महाठगिनी हम जानी, और अगला लाइन कहता है कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो वहाँ पर जो शुरुआत में फिर अगला लाइन में जो त्रिगुण शब्द आता है ना, त्रिगुण, एक बार फिर से हम यहाँ पर लेते हैं। अगला जो शब्द यहाँ पर आता है त्रिगुण शब्द आता है, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो ये त्रिगुण है ना, इसका भी 3 अर्थ निकलता है। त्रिगुण में कौन कौन सा 3, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, सत्वगुण, रजोगुण, है ना, रजोगुण, और एक पढ़े होंगे आप सभी लोग तमोगुण। क्या पढ़े होंगे, तमोगुण। तो मतलब देख रहे हैं यहाँ पर भी त्रिगुण के 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। मतलब जब इसका अगला लाइन पढ़िएगा तो आप सभी को पता चल गया, यहाँ पर भी सर एक शब्द के कई अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, और यहाँ पर माया का मतलब भी कई सारे अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा जोर किस चीज़ पर पड़ रहा है, तो वही श्लेष अलंकार पर ही तो पड़ रहा है। मतलब अलग अलग अर्थ कई बार निकल रहा है। यहाँ पर भी 2 तरह से निकल रहा था, माया में पैसा, है ना, या फिर इसका मतलब मीठा बोलने वाला व्यक्ति। यहाँ पर त्रिगुण मतलब भी सर 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो इसीलिए श्लेष अलंकार पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, आपको श्लेष अलंकार ही लगाना है, और आपको धीरे धीरे ना याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन अगले फिर किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, मतलब प्रैक्टिस सेट 4था, 5वां या फिर 8वां 10वां में कभी न कभी फिर ये रिपीट हो जाएगा, आपको याद होते रहेगा ये चीज़। और एंड में, एग्जाम के एंड में आते आते आपको ये डायरेक्टली याद हो जाएगा कि हाँ सर ने बता दिया माया महाठगिनी हम जानो वाला में श्लेष अलंकार होता है, याद ही हो जाएगा आपको। इसलिए कह रहे हैं कि डेली क्लास में आप सभी लोग बस जुड़िएगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अलंकार होता है ना उसको थोड़ा विशेष रूप से आप सभी को बता देते हैं, क्योंकि अलंकार में स्टूडेंट फंसता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता कौन है बताइए। कर्ता किसको बोलते हैं, जो काम कर रहा है उसी को ना कर्ता बोलेंगे। तो खेल रहा है, खेलना क्या है, तो ये तो सर क्रिया है। तो ये क्रिया कर कौन रहा है, मतलब खेल कौन रहा है, तो मोहन खेल रहा है। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, भले ये कहा लेकिन खेलेगा भी कौन, तो मोहन ही तो खेलेगा। तो कर्ता कौन हो गया, कहेंगे सर कर्ता तो मोहन ही हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, कहेंगे सर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। समझ गए, ठीक है। आइए, ये ईजी था,
इजी टू मॉडरेट, हर तरह के प्रश्न आप सभी को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकगीति का अर्थ क्या होगा। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे हार्ड ही पूछे जाए, है ना। तो दूसरों पर बोझ बनकर रहना, ये सब तो नहीं होगा ना जी। काम काजी व्यक्ति कहेंगे नहीं सर, खूब काम करना नहीं, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, कम खाना नहीं, ये जरूरी नहीं है। आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सटीक है। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा ये देखिए, पूछ रहा है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर सिर्फ भेद पूछ रहा है कि अलंकार के क्या भेद होता है। तो भाई ध्यान रखिएगा, अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अलंकार के 3 भेद सर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से 3 भेद, एक तो होता है शाब्दालंकार, शाब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, क्या होता है अर्थालंकार, अलग अलग होता है अर्थ अलंकार, एक साथ लिखेंगे तो अर्थालंकार लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से शब्द अलंकार, एक साथ लिखेंगे तो शब्द अलंकार हो जाता है। उसी तरह से एक होता है उभय अलंकार, तो बोलते हैं उसको सीधा क्या, उभयालंकार, क्या बोलेंगे, उभयालंकार। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, अलंकार के टोटली 3 भेद, याद रहेगा ना, शब्दा, अर्था और उभया। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन करें कि उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है बताइए। देखिएगा यहाँ पर ना हम मोटा नहीं कर पाए या फिर शब्द को काला नहीं कर पाए हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला शब्द के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला उत्तर से दक्षिण के बारे में पूछ रहा है ये। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है, काले शब्द यानी कि इस वाले शब्द में कौन सा पदबंध है। देखिए व्याकरण में जो शब्द या फिर ये कहें कि जो पद समूह किसी क्रिया या फिर स्थान या फिर दिशा की विशेषता बता रहे हों, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इतना बस याद रखिएगा कि व्याकरण में यदि कोई पद समूह किसी दिशा की विशेषता बताए, कारण है कि उत्तर से दक्षिण दिशा मिल रहा है, विशेषता क्या है सर, एक लंबा रास्ता जाता है, मतलब दिशा की क्या बता रहा है यहाँ पर, विशेषता बता रहा है। तो इस पद समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर मिल रहा है सर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया सर यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि स्थानवाचक नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप क्या लगा सकते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध लगा सकते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचमढ़ी में कौन सा समास है पूछ रहे हैं, पंचमढ़ी में कौन सा समास है, इजी है। तो कहिएगा सर यहाँ पर शुरुआती जो पहला पद है सर ये काउंटिंग वाला है, यानी गिनती वाला है, और शुरुआती पद यदि गिनती वाला हो तो उसको हम लोग कहते हैं सर द्विगु समास। कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। देखिए स्टूडेंट फंसता है किस किस में चीज़ में, एक तो द्विगु समास में फंस जाता है, और एक इसी तरह से देखने को मिलता है द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, द्वि माने क्या होता है, द्वि माने मतलब काउंटिंग चीज़ आ रहा है, द्वि माने सर दो होता है। द्वा माने क्या होता है, द्वा माने कुछ नहीं होता है सर, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, द्वा माने ये गिनती वाला नहीं दिखाता है, लेकिन द्वि माने 2 होता है। संस्कृत में द्वि माने 2, मतलब यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है 2 3 4, मतलब यहाँ पर गिनती वाला आ जाता है। तो कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास। मतलब देख रहे ट्रिक से बस आप याद रखिएगा, पंचमढ़ी तो स्टूडेंट फंसता है, यहाँ पर आपको कर्मधारय ना दे करके यहाँ पर द्वंद्व देता, फंस जाएगा स्टूडेंट कि द्वंद्व बताया था सर कि द्विगु बताया था, है ना। तो द्वंद्व ना बता लिख करके आपको क्या बताना है, द्विगु। क्यों द्विगु, क्योंकि द्वि माने होता है 2, और 2 भी सर काउंटिंग वाला है, और यहाँ पंचमढ़ी काउंटिंग वाला है, तो यही वाला होगा सर आंसर, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। द्वंद्व नहीं लगाना है, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों खंड प्रधान होता है, लोटा डोरी, है ना, लोटा डोरी, राम लखन, इस प्रकार से जो आप लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। कराएंगे वो सब भी। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अच्छा जी, यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, बताइए। नदियाँ बह रही हैं, तारा निकल आए, ठीक, माली ने सब पेड़ काट डाला, और अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। वाह वाह, तो ये वाला तो देखने से ही पता चला सर गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाला, गलत है। पेड़, सब पेड़ जब कह रहा तो डाला नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, डाले, सब पेड़ काट डाले, ये होगा कि माली ने सभी पेड़, वो भी सब पेड़ नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा शुद्ध लगता है, ये बोल सकते हैं कि माली ने सभी पेड़ काट डाले, ये बोल सकते हैं, तब ये शुद्ध होगा। शुद्ध पूछ रहा है कौन, तो ये तो अशुद्ध ही था। तारा निकल आए, ये भी अशुद्ध है, कैसे, तारा निकल आए, तारा तो फिर एक तारा हो गया ना, यहाँ करें निकल आए, गलत है, कहेंगे हम क्या, तारे निकल आए, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तारे निकल आए, तो ये भी गलत है। तो ये वाला भी अशुद्ध था, ये भी अशुद्ध था, ये भी अशुद्ध था, बच गया कौन सा, कहेंगे सर शुद्ध वाक्य में ऑप्शन ए है, नदियाँ बह रही हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर ये भी दिखा रहा है क्या, बहुवचन, और हैं भी दिखाता है एक प्रकार से बहुवचन, तो नदियाँ बह रही हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बताइए।
कलेजा ठंडा होना, ठंडा पानी पीना, कहेंगे नहीं सर। ठंडा मलाई खाना, बिल्कुल नहीं। हाँ, मलाई ठंडा खाने से कलेजा तो ठंडा हो ही जाता है, लेकिन ये मुहावरे का अर्थ नहीं होता है। असंतुष्ट होना, नहीं जी। आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कलेजा ठंडा होना मतलब कि क्या हो जाना, संतोष होना, है ना, संतोष प्राप्त कर लेना। ऑप्शन होगा कौन सा, डी बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है इनमें कर्तृवाची से संबंधित वाक्य कौन सा है, बताइए। इनमें कर्तृवाची से संबंधित वाक्य, देखिए कर्तृवाच्य यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कर्ता के तुरंत बाद यदि आपको ने का प्रयोग मिल जाए ना, तो समझ लीजिए कर्तृवाच्य उसी में छुपा हुआ है। जैसे कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, मिट्टी उठाई जा रही है किस चीज़ से, कुदाल से, तो कुदाल ये हो गया एक प्रकार से कर्मवाच्य, हम बोल सकते हैं इसको, है ना, ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से। वृद्ध से बैठा नहीं गया, ये भी नहीं होगा सर, इसमें कहीं पर भी ने का उच्चारण नहीं आया। लेकिन यहाँ पर देखिए, और ये भी नहीं होगा पुस्तक पढ़ी जा रही है, किसकी क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट कर्मवाची बोल देंगे। लेकिन भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, तो नया उपग्रह छोड़ा, कौन छोड़ा, भारत ने छोड़ा। तो भारत यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया एक तरह से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कर्तृवाच्य बोलेंगे। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो कर्तृवाच्य हमको किस चीज़ में दिख रहा है, कहेंगे सर कर्तृवाच्य हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, चलिएगा। मतलब तुरंत कर्ता के तुरंत बाद आपको ने शब्द का मिल जाएगा उच्चारण। यहाँ पर देखिए ने मिल रहा है ना, यही हम बताना चाह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, बताइए जी। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं क्या, गण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गण। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को गण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा है। ये सब डायरेक्ट याद रखने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये किसकी परिभाषा है, तो ये है आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इसमें कौन सा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। वापस से अलंकार पूछा, अभी तक देख रहे हैं 3-4 प्रश्न अलंकार के आ चुके हैं। बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार, ये बिल्कुल इजी होता है पकड़ना। आपको एक शब्द यहाँ पर दिख जाएगा ना, मतलब नहीं वाला उच्चारण स्थान, ऐसा लगेगा कि विरोध का उच्चारण हो रहा है, वहीं पर होता है विरोधाभास अलंकार। इसका परिभाषा होता है कि जिस वाक्य में विरोध का उच्चारण ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, उसी को कहते हैं विरोधाभास अलंकार। समझ रहे हैं ना। जैसे सर इसका अर्थ थोड़ा सा समझा देते तो आसान होता। समझिए, कोई प्रेमी जब अपनी प्रेमिका की मीठी बानी सुन ली हो, तो उसको दुनिया का यानी संसार का कोई भी आवाज़ सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कोई भी उसको संसार का कोई भी आवाज़ सुनने में मधुर नहीं लगता है जब वो अपनी प्रेमिका का मीठा आवाज़ सुन लेता है। वही कह रहा है कि बैन सुनिया जब ते मधुर, मतलब जब से हम तुम्हारी मीठी बानी को सुने हैं तब ते सुनत न बैन, तब से हम कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। तो हालांकि ये तो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब देखा जाए तो ये अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के बारे में, है ना, अपना प्यार प्रकट कर रहा है। लेकिन विरोध का उच्चारण यहाँ पर है नहीं, लेकिन आपको आभास तो हो रहा है ना कि भाई तब से कोई शब्द ये सुन ही नहीं रहा है, कोई आवाज़ इसको पसंद ही नहीं आ रहा है। मतलब विरोध का आभास तो यहाँ पर हो रहा है, और ना शब्द का यहाँ पर यूज भी किया गया है। हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे विरोधाभास अलंकार। समझ गए। चलिए, ईजी होता है वैसे, नहीं ना ये सब शब्द आपको दिख ही जाएगा विरोधाभास में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे मानो माई, सर शब्द यहाँ पर दिख गया मानो, देखिएगा फिर भी आगे, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, इसमें कौन सा अलंकार है भाई, बताइए। अभी थोड़ा देर पहले आपको शुरुआत वाले को प्रश्न में बताए थे कि मानो मनहूँ, शब्द लिखिएगा, मानो मनहूँ या फिर जानो जनहूँ, जानो जनहूँ, ये शब्द जो शब्द आता है, ये सब शब्द किस में आता है, कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो बिल्कुल बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर भैया आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, मानो मनहूँ जानो जनहूँ एक प्रकार से क्या दिखाता है, एक प्रकार से कल्पना या संभावना दिखाता है ना जी। क्या दिखाता है सर, इसका मतलब होता है कल्पना या संभावना प्रतीत होना, है ना, कि मानो माई घर घर अंतर दामिनी, मतलब मानने वाला चीज़ होता है उसमें। तो शब्द आपको इस तरह से मिल जाएगा कि मानो मनहूँ जानो जनहूँ, जानो ऐसा, मानो ऐसा,
जनहु ऐसा, मनहु ऐसा भी, ये भी ध्यान रखिएगा क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेक्षा अलंकार के ये सब शब्द हैं। शब्द ही डायरेक्ट आप याद रखिएगा ना कि मानो मनहु जानो जनहु, रट ही लीजिए। मानो मनहु जानो जनहु, ये सब शब्द किस में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तुरंत आप लगाइएगा आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार से, समझ रहे ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए यहाँ पर कि मानो तो ये तो तुरंत आप देखते ही आंसर लगा दीजिएगा उत्प्रेक्षा, लेकिन अर्थ थोड़ा सा समझिएगा कि एक प्रकार से यहाँ पर कृष्ण जी का ना रासलीला का वर्णन हो रहा है। जैसे सांवले कृष्ण के बीच में गोरी गोरी गोपियाँ जो होती है वो इस प्रकार से उनको घेरे हुए हैं और डांस कर रहे हैं या फिर नाच कर रहे हैं, जैसे लगता है कि बादलों के बीच जो है बिजली कड़क रही हो। नहीं हो गया जी। जैसे एक बीच में सांवले रंग का कृष्ण जी है ना, कृष्ण जी बने हुए हैं और चारों तरफ उनकी गोपियाँ जो है ना, साथ में मिलकर नाच रहे हैं। तो बीच में कृष्ण जी कैसा है, कहेंगे सर ये तो सांवला है। जो कवि है वो कहना चाहते हैं कृष्ण जी तो सांवला है, लेकिन गोरी गोरी गोपियाँ चारों तरफ नाच रही हैं। इससे हमें ये प्रतीत होता है जैसा कि बादलों यानी कि घन, कह रहा है ना घन, घन घर अंतर्दामिनी, घन मन होता है बादल, यानी बादल के बीच दामिनी, दामिनी होता है मानी बिजली, जो बिजली कड़कती है ना उसके बारे में कह रहे हैं कि घन के अंदर यानी बादल के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि भाई बिजली चमक रही हो। समझ रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है यदि आपको अर्थ जानना हो तो। लेकिन हालांकि आपका आंसर बनेगा किससे, इस शब्द से बनेगा। मानो किस में आता है, कहेंगे सर अभी आप बताएं उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। कहेगा सर अनुप्रास अलंकार कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा जैसे घन घन है ना जी, यहाँ पर भी देखिए घन, यहाँ पर देखिए दामिनी दामिनी, दो का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर देखिए घन घन का घ का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार का उच्चारण यदि मिल जाए तो अभी आपको बताया था, यानी वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। हालांकि अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दे नहीं रखा है, कहीं पर अनुप्रास अलंकार नहीं दिया है ना, तो वैसे भी आंसर इसका उत्प्रेक्षा होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा ये सब, डायरेक्ट आपको क्लास रेगुलर करिएगा। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है कौन, बताइए। मतलब कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के टोटली 3 भेद होते हैं। तो इनमें कौन कौन सा सर होता है भाई, एक तो अभिधा होता है, अभी आपको बताए थे, एक लक्षणा, अच्छा नहीं बताए थे क्या, लिख लीजिए। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, 3 भेद, कौन सा, एक होता है अभिधा, एक होता है लक्षणा, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति, और एक होता है व्यंजना। शायद ये वाला नहीं बताए थे, वो तो दूसरा बताए थे। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उसके अंतर्गत कौन आएंगे, तो अभिधा यहाँ पर दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। वर्ण नहीं होगा, छंद नहीं होगा, रस नहीं होगा, अभिधा होगा, अभिधा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भरवी इवै पड़त में कौन सा अलंकार है, बताइए। देख रहे हैं अलंकार के कितने प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। इसी 25 प्रश्न में अभी तक 4-5 प्रश्न तो आ चुके हैं सिर्फ अलंकार के ही। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कहिएगा सर आप तो सर सेटिंग ही इसी तरह से किए हैं, लेकिन नहीं बाबू मेरे, ये कहीं ना कहीं से आपका प्रीवियस ईयर वाला ये सब क्वेश्चन हम उठाए हैं कि प्रीवियस ईयर में इस तारीख को कितने कितने हिंदी के प्रश्न पूछेंगे और उसमें अलंकार कितना पूछा गया, डायरेक्ट वहीं से हम उठा करके आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं, समझे ना। तो अलंकार के अभी तक 3-4 प्रश्न एक सेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे सर रूपक अलंकार। अब सर रूपक अलंकार तो अभी आप बताए थे कि रूपक अलंकार में ये होता है कि 2 शब्दों का जो है ना तुलना किया जाता है और बीच में कोई खास अंतर सा प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए माया को दीपक के समान मान लिया गया। यहाँ पर देखिए माया दीपक, माया को किसके समान, दीपक के समान माना गया है। नर पतंग, नर को पतंग के समान माना गया है। अब सर कैसे समझाइए, तो इसका मतलब माया मतलब क्या हो गया, तो अभी आपको बताए थे। जैसे यहाँ पर समझिएगा, नॉर्मली समझिए कि जैसे कोई कीड़ा वगैरह होता है, कीट पतंग होता है ना, कीड़ा वगैरह है ना, फतिंगा जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सब जो होता है, तो ये दीपक के चमक से अंधा होकर के बार बार, देखिएगा कि बार बार माने भ्रमी भ्रमी, देखिए यहाँ पर भी कह रहा है बार बार, है ना, भ्रमी भ्रमी मतलब बार बार क्या होता है, उसी आग में जा कर के कूद कूद के, है ना। देखिएगा लाइट वगैरह का जहाँ पर घर में जलता है या फिर दीपक का लौ जहाँ पर जलता है वहाँ पर देखिएगा जरूर तितली वगैरह हो गया, कीड़ा मकोड़ा वगैरह उड़ के आता है और उसी आग में कई बार उसका जो है ना बॉडी छू जाता है और जल भी जाता है। तो वही कह रहा है, मतलब कि बार बार जो है उसी में खींचा चलाता है। ठीक वैसा ही इंसान क्या होता है, माया दीपक मतलब कि माया की तुलना दीपक से किया गया। ठीक उसी तरह माया माने पैसा, अभी आपको बताए थे ना, मतलब पैसे के लोभ के लालच में क्या होता है या फिर मोह माया के चक्कर में पड़कर इंसान भी कई बार नष्ट हो जाता है इसी चक्कर में। तो वही यहाँ पर तुलना किया गया है, माया का तुलना दीपक से। माया माने पैसा, दीपक माने तो समझ ही रहे हैं। नर माने इंसान के बारे में बोल रहे हैं, नर माने इंसान, और पतंग माने कीट पतंग जो कीड़ा मकोड़ा होता है। तो यहाँ पर नर यानी इंसान का तुलना कीड़े मकोड़े से किया गया है और माया यानी पैसा का तुलना दीपक से किया गया है। हालांकि ये माया किसके लिए आया है, तो नर के लिए आया है, और ये दीपक किसके लिए आया है, पतंग के लिए आया है, समझे ना। लेकिन तुलना किस प्रकार से किया गया आप देख लिए ना।
तो वही है, माया को डायरेक्ट यहाँ पर दीपक कह दिया गया है और नर को डायरेक्ट यहाँ पर कीट पतंग कह दिया गया। तो डायरेक्ट जहाँ पर कह दिया जाए, इस प्रकार से अभेद आरोप लगाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। याद हो जाएगा धीरे धीरे। आप सभी लोग अलंकार में ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, नयन में कौन सी संधि है बताइए। नयन में कौन सी संधि है भाई? कहिएगा सर थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दीजिए ना। संधि विच्छेद करिएगा बाबू, तुरंत आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है। नयन का होता है ने जोड़ अन। क्या होता है? ने जोड़ अन। आप बताइए कौन सी संधि है इसमें? तो देखिएगा, बताते हैं आपको। यहाँ पर है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि बोलेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए अयादि संधि का नियम क्या कहता है कि जब, समझिएगा, जब ए ऐ, सॉरी उल्टा लिख दें क्या, ए, जब ए ऐ ओ या औ के बाद कोई भी अन्य स्वर, चाहे वो ओ है, आ है, हर्षई दीर्घई कुछ भी रहे, समझ रहे ना, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका क्या बन जाता है? तो भाई ए का बन जाता है, ए का बन जाता है ऐ, आय का बन जाता है जी आय, ओ का बन जाता है जी अव, और सर औ का बन जाता है आव। ये नियम किसका कहता है सर? यही नियम कहता है अयादि संधि का। अब यहाँ पर भी देखिए ओ आ ये सब क्या है? एक प्रकार का स्वर ही तो है, तो इसको हम कहते हैं अयादि स्वर संधि। समझ गए ना सर? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, नौ में सर एकर लगा हुआ है। एकर माने क्या बाबू? तो ये वाला ए है ना, और अन्न में क्या लगा हुआ है सर? ओ यहाँ पर है, यानी ए के बाद कोई अन्य स्वर आया। अभी आपको बताया ए के बाद देखिए कौन सा अन्य स्वर आया है सर? ओ आ गया है, तो ए का क्या बनता है? ए का सर ऐ बन जाता है। तो बन तो गया है, ए का क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। ए हट जाएगा, क्या बनेगा? नौ, और अ माने ऐ बन जाएगा, तो न य न, ये वाला नो आएगा ना जी, ने जोड़ अन, ये वाला नो आएगा ना यहाँ पर, तो नयन बन जाएगा। समझें? एक बार देखिए संधि विच्छेद किस प्रकार से जुड़ेगा। ने जोड़ अन, तो एकर का ऐ बन जाता है, तो ये वाला ए और कोई स्वर वर्ण आया हो तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? इन दोनों को खत्म कर दिए, मिलकर के क्या बनता है सर? ऐ बन जाता है, ऐ बन जाता है। तो नौ और ऐ यहाँ पर जोड़िए, ऐ जोड़ दिए और यहाँ पर नौ फिर लगाइए, तो कैसे पढ़िएगा इसका? न य न। तो इस प्रकार से ओ आता ही नहीं है, जब जुड़ता है ना तो डायरेक्ट इस प्रकार से जुड़ता है व्यंजन वर्ण के रूप में, तो नयन बोलते हैं उसको। समझे? अयादि स्वर संधि हो जाएगा यहाँ पर। आंसर डिटेल में बता दिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशस्थ क्या है बताइए। वंशस्थ क्या है? तो ये सब डायरेक्ट प्रश्न याद रखिएगा। वंशस्थ एक प्रकार का वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। ये भी अलंकार वाला है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। लास्ट में एक प्रश्न भी पूछे, उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अब यहाँ पर देखिएगा सर मो का सर उच्चारण बार बार हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्णों की पुनरावृत्ति। वर्णों की पुनरावृत्ति यानी एक ही वर्ण कई बार आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सर अनुप्रास अलंकार। सर अनुप्रास अलंकार तो ऑप्शन डी में दे रखा है बाबू, तो यही वाला आंसर भी हो जाएगा। अब आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब आप सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। ठीक है, ये होमवर्क है आप सभी का, है ना। चलिए देखिएगा, ये रहा आपका ऑप्शन। कह रहे कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। आपको ध्वज का पर्यायवाची बताना है। ध्वज माने पताका होता है, या ध्वज माने डंडा होता है, ध्वज माने कपड़ा होगा, या ध्वज माने बयार होगा, बताइएगा। इनमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और हाँ, इन सारे जितने भी हम प्रैक्टिस सेट 1 2 3 जितने भी बनाएंगे, उसका एक प्लेलिस्ट बना करके आपको यहाँ तो एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर हम आपको लगा देंगे, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा तो क्लास का PDF भी आप सभी लोग को मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, BK स्टडी कॉर्नर, BK स्टडी कॉर्नर ही आप सर्च करिएगा, BK स्टडी कॉर्नर। या फिर नहीं आपको सर्च करना है तो डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा ना, टाइटल पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, BK स्टडी कॉर्नर टेलीग्राम बगल में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। वहाँ पर जाइएगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम खुलेगा, डाउनलोड करके रखिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर सर आपको फ्री में PDF भी मिलते जाएगा, सबके सब जितने भी क्लास आप इसको कराते जाएंगे वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलते जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। जितने भी क्लास आएंगे आप सभी को प्लेलिस्ट पे मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं अब बहुत जल्द आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।